वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट इन्वायरमेंटल स्टडीज प्रैक्टिस इंटू थ्योरी पार्ट 1 बुक को एक ही बार में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगी जो मैंने स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रिवीजन बूस्टर होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस प्लस सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो यही आता है कि ईवीएस एज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, कि इन्वायरमेंटल स्टडीज कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मेथड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ऐसी इंटीग्रेटेड स्टडी है जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन, जिसमें हमारे पास आते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग वर्ल्ड को समझते हैं, एंड केमिस्ट्री जिसमें हम मटेरियल्स और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, एंड जियोग्राफी जिसमें हम अर्थ सिस्टम को समझते हैं, एंड सोशियोलॉजी जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है, इकोनॉमिक्स जिसमें हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की बात करते हैं, एंड पॉलिटिकल साइंस जिसमें हम पॉलिसीज एंड गवर्नेंस को समझते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं जब एक साथ मिलकर एक कॉम्बो बना रहे हैं, एक साथ मिलकर एक कॉम्बो बना के एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ईवीएस किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम पॉल्यूशन के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसके अंदर केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। किस तरीके से जब हम पॉल्यूशन के ऊपर स्टडी करेंगे तो जिसमें हमें सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉल्यूटेंट कौन कौन से होता है, जो कि क्या है केमिस्ट्री का पार्ट है। बायोलॉजी में किस तरीके से कि पॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर, एंड इकोनॉमिक्स में किस तरीके से इसको प्रिवेंट करने की कॉस्ट आएगी, एंड पॉलिटिक्स में इसकी रेगुलेशन की कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए। दूसरी तरफ हम फॉर अनदर एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इकोलॉजी, सोशियोलॉजी जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जिसमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि ईवीएस एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स है कि हम आज में अपने प्रेजेंट में अपनी जरूरतों को ऐसे, अपनी नीड्स को ऐसे फुलफिल करें कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स को फुलफिल करने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, मतलब बिना उनकी नीड को कॉम्प्रोमाइज किए हुए हम अपनी नीड्स को फुलफिल करें। इस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज करें। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी मिशन चलाया गया, किसलिए? ताकि हम इस प्रमोट कर सके क्लीन एनर्जी को और रिड्यूस कर सके पॉल्यूशन को। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो इंप्रूव करता है सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ को। जल जीवन मिशन में प्रोवाइड होती है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सभी को। एंड चिपको मूवमेंट जिसमें कम्युनिटी ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया था। चिपको आंदोलन के बारे में आप सभी ने सुना है और पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स को लेकर कि राइटर शॉर्ट नोट ऑन चिपको आंदोलन। एंड अब चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ। ये गोल्स यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं 2030 तक दुनिया को बेटर बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है नो पॉवर्टी यानी गरीबी को खत्म करना, सब लोगों के पास बेसिक नीड्स हो। सेकंड है हमारे पास जीरो हंगर, भूख खत्म करना, सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन और खाना मिले। थर्ड है इसके बाद थर्ड वाला है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छी से हो तो सबके पास सबको हेल्थ केयर मिले और डिसीज कम हो। एंड फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, सबके लिए अच्छी एजुकेशन, स्कूलिंग प्लस स्किल्स सबको मिले। एंड फिफ्थ है हमारे पास जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे लड़का लड़की सब बराबर है, हर फील्ड में इक्वल राइट्स मिले। एंड सिक्स्थ है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर मिले, सभी को साफ पानी मिले और टॉयलेट सबका क्लीन हो, ड्रिंकिंग वाटर मिले। सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें सस्ती और क्लीन एनर्जी मिले, सोलर विंड जैसी एनर्जी का यूज हो। एंड एट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों को अच्छी जॉब मिले। नाइन्थ आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नाइन्थ वाले में डेवलपमेंट हो के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़े, रोड्स, इंटरनेट, इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें क्या हो, इंप्रूव हो। 10th में बात करते हैं हम रिड्यूस इनइक्वालिटीज को कम करना, रिच पुअर का गैप जो है उसको कम करना। 11th पर है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसके अंदर सेफ और क्लीन सिटीज हो, पॉल्यूशन कम हो और अच्छी लिविंग हो। 12th है
रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिसमें वेस्ट कम करना और रिसोर्सेज का सही यूज करना हो। एंड 13 है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना। एंड 14 है लाइफ बिलो वाटर, समुद्र बचाना, मराइन लाइफ को प्रोटेक्ट करना। एंड 15 वाला है लाइफ ऑन लैंड, जंगल और वाइल्ड लाइफ बचाना, ट्रीज और एनिमल को प्रोटेक्ट करना। 16 है आपका पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति और न्याय को बनाए रखना, क्राइम को कम करना और जस्टिस लाना कि सभी को जस्टिस मिले। एंड लास्ट 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कंट्रीज मिलकर काम करें, ग्लोबल कॉपरेशन हो, यानी सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर ये काम करें ताकि सभी कंट्रीज में इस चीज का फायदा हो, सभी कंट्रीज में ये 17 गोल्स पूरे हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में किस तरीके से इंटर रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम समझते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट में सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंडस्ट्री। जब एग्रीकल्चर क्या होगा, ग्रोथ होगी, सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। इंश्योर सोशल वेलबींग, जैसे हेल्थ, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, वाटर एक्सेट्रा। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, डाइवर्सिटी, बायोवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बात करें, यूज रिसोर्सेज वाइजली, कि सारे रिसोर्सेज को वाइजली सही तरीके से यूज किया जाए। रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट, जो भी पॉल्यूशन है और जो भी वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। इंश्योर इक्विटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, इंश्योर करके रखें अपनी इक्विटी फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो समझ लिया, ईवीएस एज मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसमें 17 गोल्स की बात की गई है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपके पेपर में बहुत ही हाईली स्कोर करेंगे। अगर आपके लास्ट मिनट नहीं हुआ है, आपका अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका कोई रिविजन नहीं हुआ है, तो बस आप ये वीडियोज देख के चले जाए, ये वीडियो आप कंप्लीटली देख के चले जाए, आपका पेपर बेटर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनवायरमेंटल स्टडीज एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आया है। आप प्रीवियस एक ही क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी है। आप यहाँ से समझे, आप इन सारे पॉइंट्स को लिख कर आएंगे और इन पॉइंट को अपनी तरफ से और वाइडर बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ इसकी डेफिनेशन बताई थी। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इन इंडिया, ये रहे इसके एग्जाम्पल इन इंडिया। डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये रहे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उनके सिग्निफिकेंस। हाउ कैन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो कैसे मल्टीडिसिप्लिनरी सॉल्व करता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो मैं आपसे बार बार इसी बात कहूँगी, अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। लास्ट में अगर आपकी तैयारी हो भी गई है तो आप इसको लास्ट मिनट रिविजन के तौर से देख के जाएं, और आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप इसको फिर भी देख के जाएं, तो क्योंकि ये आपको इनफ है, ये वीडियो आपके लिए इनफ है कि आप अच्छा स्कोर करके जाओगे। सारे टॉपिक्स मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 है इकोसिस्टम, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो। एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इकोसिस्टम लेकिन होता क्या है। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट करते हैं दूसरों के साथ, जो कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में होते हैं, जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे बायोटिक और नॉन बायोटिक, यानी जब लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट जिसमें प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, एंड डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब फंक्शंस की बात करें, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म्स को क्या देता है, हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है। रेगुलेट एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये रेगुलेट करता है एनर्जी फ्लो को, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस इससे मेंटेन रहता है। लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। सेल्फ सस्टेनिंग करता है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग करता है सिस्टम को। अब बात करते हैं यहाँ पे फूड चेन की, कि फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो सामान
फूड चेन, तो फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, एक ग्रास हॉपर है, उसने घास खाई, देन एक फ्रॉग है, उसने उस ग्रास हॉपर को खाया, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक और एनिमल है, उसने उस फ्रॉग को खाया, और उस एनिमल को किसने खाया, ईगल ने खाया। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक से दूसरे में क्या जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब एक नेटवर्क है जहाँ पे इंटरकनेक्ट होते हैं फूड चेन्स। इट शोज मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम, जिसमें यहाँ पे हमें मल्टीपल इकोसिस्टम के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है कि कैसे मल्टीपल फीडिंग होती है, कि एक जानवर दूसरे जानवर को कैसे कैसे खाता है। रैबिट से भी यहाँ पे काफी सारी चेन्स इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स प्रेजेंट करते हैं फीडिंग लेवल है ना इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में क्या फीडिंग लेवल है, जिसमें एनर्जी पैरामीटर आता है, देन फिर आता है बायोमास पैरामीटर, फिर आता है नंबर पैरामीटर। टेरिटरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। यहाँ से आपको समझ में आया कि क्या चीज क्या है। अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो इज एन यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू वेरियस ट्रॉफिक लेवल। इट फॉलो द 10% लॉ, ओनली अबाउट 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। यानी कि एनर्जी फ्लो क्या करता है, एनर्जी फ्लो एक ऐसे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर है एनर्जी का, जो क्या करता है, सनलाइट जब प्रोड्यूसर पे पड़ती है तो वो क्या करता है, प्रोड्यूसर और वो वेरियस ट्रॉफिकल लेवल पे फॉलो होता है। यानी अगर यहाँ पर प्रोड्यूसर पर सनलाइट पड़ रही है 1000 किलो कैलोरीज, तो प्राइमरी कंज्यूमर पे कितनी जाएगी, कम हो जाएगी 10 यूनिट, तो यहाँ पे 10% कम हो जाएगी, तो प्राइमरी कंज्यूमर पे कितनी जाएगी 100 किलो कैलोरीज, एंड सेकेंडरी पे कितनी जाएगी 10 किलो कैलोरीज, और टेरिटरी कंज्यूमर पे कितनी जाएगी 1 किलो कैलोरीज। तो डिक्रीज होती है, ये हर लेवल पर डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ से हम समझते हैं इसके तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने आपको सारे समझा दिए। अब यहाँ से समझते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें पहला आता है फाइंड इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम क्या है, उसके क्या फंक्शन है और क्या स्ट्रक्चर है। सेकंड पे बात करते हैं फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पैरामीटर को एक्सप्लेन करना है। थर्ड है डिस्क्राइब करें आप एनर्जी फ्लो को एंड इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो क्या है। एंड यहाँ पे फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूनिट 2। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। 3 में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन एंड एनर्जी की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, इसमें आता है रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल। सेकेंड है कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक को समझेंगे। फर्स्ट है रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो नेचुरली कम टाइम में दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट वाटर एंड बायोमास, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज होती है, जो कि लिमिटेड अमाउंट में होती हैं और मिलियंस ऑफ ईयर लेती हैं बनने के लिए दोबारा, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इनको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर, इनको फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब बात करते हैं कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की। तो कन्वेंशनल एनर्जी एक ऐसी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो यूज की जाती है लॉन्ग टाइम के लिए, यूजुअली जो कि पॉल्यूटिंग करती है, यानी जो पॉल्यूशन बढ़ाती है, जैसे थर्मल पावर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है, एनवायरनमेंट को हाईली इंपैक्ट डालती है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि क्लीन है, सोर्स ऑफ एनर्जी से बनी है और नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाती है, यानी इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। ये क्लीन होती है, रिन्यूएबल होती है और इको फ्रेंडली होती है, इससे नेचर पे कोई भी, इन्वायरमेंट पे कोई भी गलत इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन रेफर करता है एक ऐसे डिग्रेडेशन को लैंड के जिसमें उसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी खत्म होती रहती है, जिसके कॉजेस क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन। किस किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई होती है, ओवर गेजिंग होती है, ज्यादा ओवर गेजिंग कर देते हैं, माइनिंग की वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड। अब बात करते हैं इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, डेजर्टिफिकेशन आ जाता है, लॉस हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, फूड इनसिक्योरिटी आती है,
इंक्रीज हो जाता है फ्लूड एंड ड्रॉट, यानी सूखा और बाढ़ स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इससे कंट्रोल मेजर, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। इसको कंट्रोल करने के सोर्सेज है एफॉरेस्टेशन किया जाए, सस्टेनेबल फार्मिंग की जाए, कंट्रोल प्लगिंग की जाए, प्रॉपर इरिगेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो एंड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक हो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है, इसका मतलब एक जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की नीड्स को फुलफिल कर सके। तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम, कौन कौन से तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। यूज वाटर वाइजली, पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, जितना जरूरत है उतना ही पानी को यूज करें। एनर्जी सेव करें, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल करें, रिड्यूस करें, रीयूज करें, साइकिल करें, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाएं अपना। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जिसमें सबसे पहले आता है डिफरेंशिएट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डिफरेंशिएट कीजिए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट भी हुआ है। एक्सप्लेन लैंड डिग्रेडेशन कॉज इंपैक्ट एंड कंट्रोल मेजर, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। एक्सप्लेन करना है लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज है, क्या इंपैक्ट है, कौन कौन से उसके कंट्रोल मेजर्स हैं। अब बात करते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं, इनको बताना है इनके बारे में। अगला लास्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो रेफर करता है वैरायटी एंड वैरायटेबल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये किस दुनिया में कैसे किस किस तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशीज है एक साथ रह रहे हैं, कुछ वाटर में कुछ फॉरेस्ट में, इस तरीके से बटे हुए हैं, फैले हुए हैं पूरी दुनिया भर में। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स। सबसे पहले आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जीन्स विद इन अ स्पेशीज दैट अलाउ अडैप्शन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि उनके जीन्स में एक ऐसे स्पेशीज है जो अलाउ करता है उन्हें एनवायरनमेंट का चेंज, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो वो अपने आप को भी अडेप्ट करेंगे उस एनवायरनमेंट के चेंज को। स्पेशीज डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पेशीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक एरिया पे, कि एक ही एरिया में कई कई तरीके के ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है इसकी बायो स्पेशीज की डाइवर्सिटी की किस किस तरीके से के स्पेशीज जो है फैले हुए हैं एक एरिया में। अब उसके बाद बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यहाँ पे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड, मैराइन इकोसिस्टम, यानी किस तरीके से अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम डाइवर्ट हुए हैं पूरे इन्वायरमेंट में, कैसे डाइवर्ट हुए हैं। उस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। इसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर माइनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है नेशनल हैबिटेट्स को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पहले हरा भरा था लेकिन अब कैसा हो गया है, खराब हो गया, बंजर हो गया, धुएं, पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ सूख चुके हैं, सूखा पड़ चुका है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, माइनिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जब जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी चीज को, हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है, ओवर फिशिंग की जा रही है, इलीगल ट्रेड हो रहे हैं, रिड्यूस किया जा रहा है स्पेशीज की पॉपुलेशन को। इन्वेसिव एलियन स्पेशीज, जिसमें एक्सोटिक स्पेशीज आउट कंप्लीट नेटिव स्पेशीज ऑन डिस्टर्ब, जिससे क्या हो रहा है इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन जो हार्म कर रहा है ऑर्गेनिज्म को और डिग्रेड कर रहे हैं इकोसिस्टम को। अब क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं जिस वजह से, जिसमें राइजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, अलर्ट हैबिटेट्स हो रहा है, इफेक्ट करता है स्पेसीज की सर्वाइवल को। अब बात करते हैं मैटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को किया जा सकता है, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, कौन कौन से वो मेथड है। पहला इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट्स, यानी यहाँ पे जो स्पीशीज है उनके नेचुरल इकोसिस्टम और हैबिटेट को बचाया जाए। इसमें नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व किए गए एंड स्केयर्ड ग्रोव्स बनाए गए। जैसे एग्जांपल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब चीजें बनाई गई ताकि इसमें इकोसिस्टम यानी यहाँ पे एनिमल एंड प्लांट्स को बचाया जा सके। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसमें कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, जिसमें आउटसाइड हैबिटेट के बाहर रहकर यहाँ पे कंजर्वेशन किया जा रहा है, जिसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है स्पेशीज को नेचुरल हैबिटेट से बाहर रख के, कंट्रोल एंड कंडीशंस को कंट्रोल करके, जैसे जू हो गया, बोनेटिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक हो गए, टिश्यू कल्चर हो गए। जैसे एग्जांपल नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड जूलॉजिकल पार्क।
यहाँ से हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, उसको कंजर्व किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करें। दूसरा है डिस्कस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से थ्रेट है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान दे रहे हैं, उसके लिए हानिकारक है। थर्ड है एक्सप्लेन मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कौन कौन से मेथड है जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, तो आपको इन दोनों मेथड के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। चलो अब चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। सो यूनिट 5 है पॉल्यूशन प्लस वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, हेल्दी लाइफ लेनी है, सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर पोल्यूशन। वो सारे पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वाटर पोल्यूशन के ऊपर पूछा जाता है, जिसमें गंगा यमुना केस के बारे में पूछा जाता है, कॉजेज, इंपैक्ट और कंट्रोल बताए के बारे में पूछा जाएगा, सॉलिड मैनेजमेंट, वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड 5R प्रिंसिपल। एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। पहला है वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। वाटर पोल्यूशन का मतलब है जब वाटर बॉडीज जैसे रिवर, लेक, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर में हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जो अनसेफ होते हैं लाइफ के लिए, ह्यूमन यूज के लिए, तो तब क्या होता है वाटर पोल्यूशन कहलाया जाता है। जिसके सोर्सेज क्या, इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी है, गंदा सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज है वो आ रहा है, कल्चरल रन ऑफ हो रहा है, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, ऑयल स्पिल्स हो रही हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डंपिंग सॉलिड वेस्ट, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको उसमें डाला जा रहा है वाटर बॉडीज़ में, इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। इससे वाटर बूम डिसीज़ हो रहे हैं, पानी से बनने वाली बीमारियाँ हो रही है, जैसे क्लोरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। एक्वाटिक लाइफ खत्म हो रही है, ऑटोट्रॉफिकेशन हो रहा है, गंदी स्मेल और टेस्ट हो गया पानी का, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो वाटर में ऐड होते जा रहे हैं। इसकी क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी ट्रीटमेंट किया जाए सही तरीके से, सीवेज और इंडस्ट्रियल इसमें से जो भी वेस्ट है उसको बंद किया जाए, डंपिंग वेस्ट को वाटर बॉडीज से निकाला जाए, बैन किया जाए इन सब चीज़ों को कि वाटर बॉडीज में किसी भी तरीके का सॉलिड वेस्ट ना जाए, प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, अफॉरेस्टेशन किया जाए एंड पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया आपका गंगा एंड यमुना पॉल्यूशन केस, जिसमें हम दोनों के बारे में समझेंगे। गंगा पॉल्यूशन, जिसमें सोर्सेज क्या थी, अनट्रीटेड सीवेज था, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता, रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो रहा था। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ पे वाटर बोर्न डिसीज होने लगे, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई और एटोट्रॉफिकेशन हुआ। और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, नमामि गंगा प्रोग्राम, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ाया गया। अब यमुना पॉल्यूशन जिसका सोर्स क्या था, अनट्रीटेड सीवेज, दिल्ली से जो बहुत ज़्यादा सीवेज आ रहा था, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा था, सॉलिड वेस्ट आ रहा था। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ पे टॉक्सिक फॉर्म बनने लगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन होने लगा, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, हेल्थ हैजार्ड यहाँ पे, यानी बहुत सारी बीमारियां बनने लगी। जिसका कंट्रोल किया, सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, इंडस्ट्री को मॉनिटरिंग किया गया, रिवर्स को के फ्रंट डेवलपमेंट किया गया एंड पब्लिक ने यहाँ पे बहुत पार्टिसिपेट किया पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जो भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है गंगा और यमुना में। अगले टॉपिक की बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस एंड रिसाइकिल करते हैं प्रॉपर डिस्पोजल को, ताकि इन्वायरमेंट सही रहे, तरीके से रहे। इसमें कौन से कलर का डस्टबिन किसके लिए यूज होगा, अगर ग्रीन है तो वेट वेस्ट है, ब्लू ड्राई के लिए, रेड प्लास्टिक के लिए, येलो मेटल के लिए और ब्लैक ई वेस्ट के लिए। तो कैसे कलेक्शन होती है, सिग्रेशन एट सोर्स एंड एफिशिएंट कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन की जाती है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देन उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको फिर डिस्पोज किया जाता है। अब बात करते हैं 5R प्रिंसिपल्स, कौन कौन से 5R प्रिंसिपल हैं। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रॉट, जिसको कंपोस्ट भी कहते हैं। रिफ्यूज मतलब नो से नो टू व्हाट यू डोंट नीड, हर उस चीज़ को मना करें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस, कम इस्तेमाल करें, कंजर्व करें नेचुरल रिसोर्सेज को। रीयूज, यूज़ करें उस आइटम अगेन, एक्सटेंड देयर लाइफ, जो भी आइटम्स उनको दोबारा से यूज़ करें, उनको रीयूजेबल बनाएं। एंड रिसाइकल, प्रोसेस वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किस प्रोडक्ट में, नए प्रोडक्ट में बनाएं। रॉट यानी कंपोज, कन्वर्ट ऑर्गेनिक इनटू मैन्योर, जो भी ऑर्गेनिक है उसको किस में कन्वर्ट करें, मैन्योर में। तो ये 5R रिड्यूस करता है वेस्ट जनरेशन को, सेव करता है रिसोर्सेज को, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आता है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, एक्सप्लेन सोर्सेज, इंपैक्ट एंड कंट्रोल, कि वाटर पोल्यूशन क्या है, इसके क्या सोर्स, इंपैक्ट और कंट्रोल है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब बात करते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ यमुना पॉल्यूशन, कि यमुना पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट और क्या क्या कॉजेज है, यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड 5R, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके 5R क्या है, एंड फोर्थ है ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉजेज एंड इफेक्ट। अब वाटर पोल्यूशन वेस्ट, ये 100% एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एंड एग्जाम में शॉर्ट नोट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है इन टॉपिक्स को, और
एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप बताएं कि गंगा पॉल्यूशन किस वजह से हुआ, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको कंजर्व करने के लिए इसके क्या इम्पैक्ट थे, कंट्रोल थे, सोर्सेस थे, सब चीज़ों के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट नोट के उससे भी आ सकता है। तो ये था यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करें, आप अभी तक हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आगे तक बने रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो और हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने की। तो अब यूनिट 6 ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो है लिंक्ड बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ में क्या, उनके बीच में कैसे लिंक है। मेजर इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, डिसीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वो डिसीज जो इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स कौन से हैं। रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ के क्या रोल हैं, इंडिविजुअल्स के कम्युनिटीज़ के क्या रोल हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करते हैं। A healthy environment is essential for human well-being। एक हेल्थी इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयर से क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम जगहों पे जाते हैं वेयर वी लिव डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ, जहाँ पे हम डायरेक्टली जीवन को जी रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे लाइफ जी रहे हैं अपनी, तो ये हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है अगर यहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो तो। इन्वायरमेंट अफेक्ट हेल्थ की, किस तरीके से इन्वायरमेंट हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्लीन एयर प्रिवेंट करता है हमारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस को। सेफ वाटर प्रिवेंट करता है हमें वाटर बॉर्न डिसीज से। क्लीन फूड इंश्योर करता है न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट इलनेस, हमें बीमारियों से बचाता है। प्रॉपर सैनिटेशन हमें प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाता है। एंड सेफ लिविंग कंडीशन हमारे स्ट्रेस और डिसीज को रिड्यूस करती है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिसीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। वो कौन कौन से डिसीज हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे टाइप ऑफ डिसीज, जैसे एयरबॉर्न डिसीज, वैसे वो डिसीज जो किससे बनते हैं, हवा से बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अस्थमा, ब्रोंचिटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये वो एग्जाम्पल है उन डिसीज के जो एयर से, जो हवा से बन रहे हैं। इसके कॉजेज क्या है, ये होते क्यों हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, स्मोक एंड एलर्जेंस की वजह से। मोड ऑफ स्प्रेड, ये किसके थ्रू फैलते हैं, हवा के थ्रू फैलते हैं। अब बात करते हैं वाटर बोर्न डिसीज की। वो डिसीज, वो बीमारियां जो पानी से बन रही हैं। क्लोरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड डायरिया, ये सारे वो डिसीज हैं जो किससे बन रहे हैं, पानी से बन रहे हैं। और इसका कॉजेस क्या, कॉन्टिमिनेटेड वाटर, यानी पानी को इस तरीके से गंदा किया जा रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूट किया जा रहा है कि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड किए जा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां बन रही हैं। और ये किसके थ्रू फैलता है, ड्रिंकिंग करने की वजह से, उस कॉन्टिमिनेटेड वाटर को पीने से। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जैसे मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये सारे जो बीमारियां हैं, इसके कॉजेज हैं मॉस्किटो बाइट्स ड्यू टू स्टैंक्ड वाटर, पुअर सैनिटेशन। जब पानी गंदा होता है तो उसमें भी आपको पता है कि उसमें डेंगू, मलेरिया के मच्छर बनते हैं, और वो जब हमारे काटते हैं तो उससे हमें बीमारियां होती हैं तरह तरह की। और कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है और काफ़ी सारे लोग उसमें मर भी जाते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां होती है जो मच्छर के काटने से बढ़ती हैं। इसके मोड ऑफ स्प्रेड, ये बाइट के थ्रू, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। एंड सॉलिड बॉर्न डिसीज, वो जो मिट्टी में बन रही है, जैसे एंड टेटनस, ये वो बीमारियां हैं जो सॉलिड बॉन्ड डिसीज से बनती हैं। कॉन्टेमिनेटेड सॉइल एंड पुअर हाइजीन की वजह से ये होता है, किसके थ्रू फैलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, जब सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। अब अगला है ऑक्यूपेशनल डिसीज, जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड स्किन डिसीज। ये एक्सपोजर टू केमिकल, डस्ट एंड रेडिएशन, ये किस वजह से बनती है, केमिकल एक्सपोजर की वजह से, डस्ट और रेडिएशन की वजह से बनती है ये बीमारियां। किसके थ्रू ये फैलती है, थ्रू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, जब हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रहते हैं उन चीज़ों के, तो यह बीमारियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर। कौन कौन से प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर है, इसमें सबसे पहले आता है रिड्यूस एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज एंड केमिकल पॉल्यूशन। इन सब पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। इंश्योर किया जाए कि जो सेफ, कि वाटर सेफ है पीने के लिए और यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं। एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो। एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप किए जाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए जाएं, बढ़ाए जाएं, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, मेंटेन किया जाए, पर्सनल हाइजीन को एफोरेस्टेशन किया जाए, ग्रीन प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए, यानी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, और जो पेड़ मौजूद हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जिसमें सबसे पहले एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। एक्सप्लेन करना है उस लिंक को जो इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बीच में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया अभी। उसके बाद डिस्कस मेजर इन्वायरमेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, कौन कौन से इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उनको डिस्कस करें। तो ये रहे वो सारे हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप इस तरीके से दिखाते हैं एक एक टाइप ऑफ डिसीज को एग्जाम्पल, कॉजेज और मोड ऑफ स्प्रेड के साथ, तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिसीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। वो सारे डिसीज जो किससे रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ, वो कौन कौन से प्रिवेंशन कंट्रोल है जो मेजर करते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ को। ये था आपका यूनिट 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। सो यूनिट 7 एनवायरमेंटल लॉज एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, चिपको मूवमेंट, जो कि मैंने आपको पिछली यूनिट में बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में पेपर में जरूर पूछा जाता है। अब चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंप्लीमेंट हुआ, जो इंडिया की अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ने बनाया था प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को। कब बना था? जब भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुई थी। इसके की फीचर्स को समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इसने बनाया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया ताकि हम क्या कर सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। प्रोवाइड करता है सेटिंग स्टैंडर्ड एयर, वाटर, सॉइल एंड हजार्डियस सब्सटेंस को, और ये क्या करता है, इनेबल करता है एस्टैब्लिशमेंट किसका, उन अथॉरिटीज का, जैसे CPCB एंड SPCB। अब बात करते हैं इसके अगले की फीचर की, इंपावर करता है गवर्नमेंट को ताकि वो डायरेक्ट इशू करे, कंडक्ट इंस्पेक्शन और इम्पोज पेनल्टीज की, वो पेनल्टीज लगाए, इंस्पेक्शन करे जगह जगह जाकर एंड अप्लाई करे पूरे इंडिया पर। अब इसकी बात करते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्रोटेक्ट कर सके, इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एंड कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो भी एक ऐसी एजेंसीज हैं जो क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को खत्म कर रही हैं, उसको खतरे में डाले, उनके लिए क्या ले, एक्शन लेने के लिए। तो जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं इंडिया के, सब किस पे बने, इसी एक्ट के बेस पे बने हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भोपाल गैस स्ट्रेटेजी 1984। तो देख सकते हैं आपके ये जो स्ट्रेटेजी हुई थी 1984 में हुई थी और ये एक्ट बना था 1986 में, जस्ट उसके 2 साल बाद। तो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी जो हुई थी कंसाइडर दुनिया की मोस्ट वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, इसको कंसाइडर किया जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक डिजास्टर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था। तो यहाँ पे 2 से 3 दिसंबर की बात है, ये भोपाल मध्य प्रदेश की थी। पेस्टिसाइड प्लांट थे जो कि लीकेज मिथेल, यहाँ पे एक MIC गैस थी जो कि जिसके लीकेज की वजह से यहाँ पे आग लग गई थी। इसके कॉजेस क्या थे कि पुअर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड कम खराब थे और मेंटेनेंस भी बहुत खराब थी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही कम दामों में चीज़ों को लगा रखा था, सिस्टम्स को बनाया था बहुत ही कम दामों में, इस वजह से ये इसका ही कॉज बना। इसके क्या इम्पैक्ट हुआ, इसमें इमीडिएट डेथ हुई, 1000 ऑफ पीपल के, हज़ारों लोग मरे, इंजरीज हुई, बाइडनेस हुई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई और डिफॉर्मिटीज हुई, एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हुए इनके फ्यूचर जनरेशन पर। इससे क्या हुआ, वाटर और सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस भी ऐड हुए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, चिपको मूवमेंट की। चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि एमर्ज हुआ था 1970s में उत्तराखंड में, दैन उत्तर प्रदेश में, पेड़ों को बचाने के लिए फ्रॉम कमर्शियल लॉगिंग की वजह की तरफ से। ठीक है, इसके की फीचर्स, उसकी अचीवमेंट क्या थी, एक एक करके समझेंगे। तो इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें स्पेशली जो वुमेन्स थी उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था, इस तरीके से वो चिपक गई थी कि वो उनको काटने से रोक रही थी, जो लोग उनको काट रहे थे। ठीक है, स्टार्ट हुआ था विलेज लाइक रेंज में हुआ था 1973 में। इसके लैंडर्स जो थे सुंदरियल, बहुगुणा, चंद्र प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी एंड मैनी अदर्स जो क्या थे, लैंडर्स थे, उन्होंने ये सब स्टार्ट करवाया था और साथ में मिलकर, और इसमें प्रमोट किया गया था कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को। इसकी क्या अचीवमेंट हुई, ये हेल्प करता है। सो इसकी क्या क्या अचीवमेंट थी, तो पहली अचीवमेंट इसकी ये थी कि इसने काफ़ी ऐसी जगहों पर बैन करवाया पेड़ों को कटवाना, बहुत सारे एरियाज में इंस्पायर किया इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को अक्रॉस पूरी दुनिया में, पूरे भारत देश में, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन, और उन लोगों की ताकत बढ़ाई जो लोग इस कंजर्वेशन में साथ दे रहे थे पेड़ों को बचाने के लिए। अब बात करते हैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक्सप्लेन करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया क्या था, क्या फीचर्स थे एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे। एंड क्वेश्चन 2 है राइट नोट ऑन भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। वैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बताया कि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के पे नोट लिखना है। क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था, मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया, इसके की फीचर है, अचीवमेंट आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है हमारा भोपाल स्ट्रेटेजी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत ही हाई चांस है इन क्वेश्चन के आने के। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपकी पूरी बुक कवर की है और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प, मैंने तो रिसर्च लगी है, तो वीडियो का एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। तो ये कंप्लीट बुक का 1 शॉर्ट वीडियो था। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको डाउट एंड क्वेरी हो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।